हेलो स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे गुरुत्वाकर्षण से संबंधित चैप्टर के अगले कंटेंट को। ये मेरा पहला फेस कैम वीडियो है। यदि आपको साउंड और लाइट से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा ताकि अगले लेक्चर्स में इसको ठीक किया जा सके। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में हमें क्या क्या कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में पहले भी कंप्लीट करवा चुका हूँ। यहाँ पर इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे या इस वीडियो लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपग्रह क्या होते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं। दूसरी बात, परिभ्रमण काल क्या होता है, कक्षीय चाल क्या होती है और पलायन वेग क्या हो सकते हैं, और थ्योरी के साथ में क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं ये भी आपको बताता चलूंगा। तो चलिए देखते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। अब देखिए शुरुआत करते हैं उपग्रह की परिभाषा से। तो उपग्रह क्या होते हैं उसे समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। देखिए, यदि हम यहाँ पर कहें कि हमारे सौर मंडल में केंद्र पर सूर्य है और अनेकों अनेक पिंड जो हैं वे सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, तो वे कौन कौन से पिंड हैं? पहला यदि हम कहें एक पिंड है जो कि सबसे करीब है बुध, उसके बाद में अगला जो पिंड आता है वह है शुक्र, इसके बाद में अगला पिंड जो है वह कहलाता है पृथ्वी। अगले पिंड की यदि हम बात करें तो मंगल। मैं इन सभी ग्रहों को इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि उपग्रह से संबंधित सभी प्रश्न जो है मैं आपको बता पाऊंगा इसी वीडियो में। मंगल के बाद अगला जो ग्रह आता है वह है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में जो अगला ग्रह है वह है शनि। शनि के बाद में अगला जो ग्रह है वह है अरुण, जिसे हम यूरेनस भी कहते हैं। इसके बाद में जो अंतिम ग्रह आता है वर्तमान सौर मंडल में वह होता है वरुण, यानी कि ये होता है यूरेनस और ये होता है नेपच्यून। चलिए, तो ये मैंने आपको एक सौर मंडल का एक चित्र बना के बता दिया। अब उपग्रह क्या होते हैं और ग्रह क्या होते हैं, दोनों के अंदर एक संबंध देख लेते हैं। तो देखिए, यहां पर यदि मैं कहूं कि वे पिंड जो कि किसका चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य का, फिर से समझिएगा, वे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वे पिंड कहलाते हैं ग्रह। तो यहाँ पर पहले हमने समझ लिया ग्रह क्या होते हैं, क्योंकि उपग्रह है तो पहले वो ग्रह से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर ये जो शब्द है ग्रह, ये ग्रह क्या होगा, वे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं ग्रह कहलाते हैं। अब यहाँ पर बुध की बात करें, शुक्र की बात करें तो इनके आसपास कोई भी ऐसा पिंड नहीं है जो इस पिंड यानी बुध का चक्कर लगाता हो। अब हम बात करें यदि पृथ्वी की, तो पृथ्वी के चारों तरफ एक छोटा सा पिंड है जो कि पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तब हम क्या कहेंगे, वे पिंड जो कि चक्कर लगाएंगे या परिक्रमा करेंगे किसी ग्रह की वे कहलाएंगे उपग्रह। तो मैंने यहां पर आपको समझा दिया, वे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाएंगे ग्रह कहलाएंगे और वे पिंड जो किसी अन्य ग्रह का चक्कर लगाएंगे उपग्रह कहलाएंगे। तो यहाँ पर पृथ्वी के लिए, मंगल के लिए, बृहस्पति के लिए हम अभी समझते हैं कि कैसे इन पर प्रश्न बनेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ग्रह और उपग्रह में अंतर क्या है। अब हम देखते हैं कि उपग्रह जो होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। तो उपग्रह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, प्राकृतिक उपग्रह, और दूसरा होता है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब इंग्लिश में होता है आर्टिफिशियल। अब इन दोनों को समझ लेते हैं और इन पर कैसे प्रश्न बनेंगे वो मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। देखिए, यदि हम प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो यहाँ पर जितने भी ग्रह हैं और वह पिंड जो ग्रहों का चक्कर लगा रहा है वे प्राकृतिक उपग्रह कहलाएंगे। अब उन पर आधारित प्रश्न क्या होंगे, हम जानते हैं बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, अगला जो ग्रह है वो है पृथ्वी, और पृथ्वी का उपग्रह क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन बन गया। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का उपग्रह क्या होता है, तो उसका नाम है चंद्रमा। ये हम जानते हैं, पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। दूसरा क्वेश्चन अब क्या रिलेटेड बनेगा। अब देखिए, हमेशा एक थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये आपको मैं समझा रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं उपग्रह, पहला सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। अब रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा, चंद्रमा उपग्रह पर या किसी भी उपग्रह पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। हम जानते हैं उसका नाम है
नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति था जो किसी उपग्रह पर पहुंचा था। दूसरा, ये शब्द बदल जाते हैं। अब सीधा क्वेश्चन क्या हो सकता है, वह व्यक्ति का नाम बताइए जो चंद्रमा पर पहले गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। या इसे घुमा करके क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, किसी भी उपग्रह पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या बनेगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिस मिशन पर गए थे उस मिशन का नाम बताइए। यदि रिलेटेड क्वेश्चन यदि मैं कहूं तो रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किसी भी उपग्रह पर मनुष्य का पहला मिशन जो था उसका नाम क्या है। तो ऑब्वियसली नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिस मिशन पर गए थे उसका नाम था अपोलो 11। ये देखिए रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। अपोलो 11 के बाद इसी से रिलेटेड चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं। यह मिशन कब लॉन्च हुआ था या नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कब पहुंचे थे, तो ये अगली जो तारीख आ जाएगी वो होगी 20 जुलाई 1969। देख लीजिए कितने रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं सिर्फ एक परिभाषा से। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो यदि डीपली यदि कोई क्वेश्चन चला गया तो वो कैसे बनेगा। चंद्रमा पर पहुंचने वाले दो व्यक्तियों में से एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, तो दूसरे कौन थे, तो दूसरे व्यक्ति का नाम था बज एल्ड्रिन। नाम याद रखिएगा, ये अपोलो 11 मिशन के पायलट थे, इनका नाम याद रखिएगा। तो ये दो लोग थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन, जो कि चंद्रमा उपग्रह पर पहली बार पहुंचे थे। ये मैंने आपको रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बता दिए। ये किस पर बन रहे, पृथ्वी पर। अब हम बढ़ते हैं आगे और पृथ्वी के बाद में अगला जो ग्रह आता है वो होता है मंगल। अभी जो मंगल ग्रह है इसके भी दो उपग्रह हैं, इस पर पहला क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए मंगल ग्रह के उपग्रहों का नाम पहला है फोबोस और दूसरा है डीमोस। तो ये दो उपग्रह मैंने आपको बता दिए, फोबोस और डीमोस। पहला प्रश्न पृथ्वी पर बना, दूसरा बना मंगल पर। अब यहाँ पर दो ग्रहों के उपग्रह मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं और अब बृहस्पति को पढ़ते हैं। अब देखिए यदि हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के उपग्रह का सीधे सीधे नाम पूछा जाता है। अभी हम सिर्फ उपग्रह पढ़ रहे हैं, तो बृहस्पति के उपग्रह का नाम है गैनीमीड। प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है लेकिन आप इस नाम को समझिएगा, गैनीमीड। बृहस्पति के उपग्रह का नाम गैनीमीड। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है, तो वह है बृहस्पति का और उसका नाम क्या है। तीसरा प्रश्न गैनीमीड। शब्द अलग अलग हो रहे हैं लेकिन प्रश्न कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेटेड बन रहे हैं। अगला जो ग्रह है वह है शनि। शनि के लिए क्या क्वेश्चन आएगा, तो शनि के लिए क्वेश्चन आएगा शनि ग्रह का उपग्रह क्या है, यानी कि वैसे तो बहुत सारे उपग्रह हैं लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो उसका नाम है टाइटन। याद रखिएगा, नाम लिखा है मैंने, शनि के उपग्रह का नाम है टाइटन। इसके बाद में अगला ग्रह आता है अरुण। अरुण यानी यूरेनस। अरुण की यदि हम बात करें तो अरुण के उपग्रह के ऊपर प्रश्न आता है और उसका नाम है टाइटेनिया। नाम याद रखिएगा, अरुण के उपग्रह का नाम है टाइटेनिया। अगला जो ग्रह है उसका नाम है वरुण। वरुण यानी नेपच्यून और नेपच्यून के उपग्रह का नाम है ट्राइटन। याद रखिएगा ट्राइटन। तो यहाँ पर तीनों में कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन यहाँ पर पढ़ना एक साथ है, टाइटन शनि, टाइटेनिया अरुण और ट्राइटन वरुण। तो इस प्रकार से मैंने आपको उपग्रह, अभी हम प्राकृतिक उपग्रह पर हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक रिलेटेड क्वेश्चन बता दे रहा हूं। प्लूटो अब एक ग्रह नहीं रहा लेकिन फिर भी उसके उपग्रह के बारे में आप जान लीजिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे। उसके उपग्रह का नाम था चेरॉन। याद रखिएगा, प्लूटो के उपग्रह का नाम था चेरॉन। अभी हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक उपग्रह। अब इसके बाद में मैं बताऊंगा कि कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं और इन पर रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएंगे। तो देखते हैं कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं। तो देखिए प्राकृतिक पढ़ने के बाद में कृत्रिम, आखिर परिभाषा क्या है पहले ये समझ लेते हैं। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, ऐसे उपग्रह जिन्हें मनुष्य बनाता है कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। यानी कि ये कैसे होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। अब इन पर प्रश्न क्या बनेंगे वो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला प्रश्न, मानव के द्वारा बनाया गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो उसका नाम है स्पुतनिक प्रथम। ये बात आप याद रखिए।
स्पुतनिक प्रथम जो है उसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसका समय आएगा अक्टूबर 1957। याद रखिएगा अक्टूबर 1957, प्रिसाइजली जाए तो 4 अक्टूबर 1957 को यह पहला उपग्रह छोड़ा गया था। यह किस देश के द्वारा छोड़ा गया था? उस वक्त के यूएसएसआर यानी कि अब यदि हम कहें तो रूस के द्वारा उस वक्त छोड़ा गया था। ये पहले पर बन गया। अब कृत्रिम उपग्रह पर अगला प्रश्न क्या बन सकता है? अगला प्रश्न ये बन सकता है कि भारत का पहला, यदि हम बात करें भारत का पहला उपग्रह यानी कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो उसे हम कहेंगे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? इसके लिए तारीख याद रखनी है 19 अप्रैल 1975। याद रखना है 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को छोड़ा गया था भारत के द्वारा। यह किसकी सहायता से छोड़ा गया? अगला प्रश्न, तो भारत ने सहायता ली थी यूएसएसआर की, यूएसएसआर जिसे रूस कहा जाता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर फिर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो गए? पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक प्रथम कब छोड़ा गया? अक्टूबर 1957 में यूएसएसआर के द्वारा छोड़ा गया। भारत का पहला उपग्रह यानी कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। यूएसएसआर रूस के द्वारा छोड़ा गया। तो ये मैंने अभी आपको कृत्रिम उपग्रह के बारे में 2 से 3 क्वेश्चन बताए। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट करा कि उपग्रह क्या होते हैं। मैंने ग्रहों से और उपग्रह समझाए और उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता दिए। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे अगली परिभाषा को, जो कि है परिभ्रमण काल। और परिभ्रमण काल पे क्या क्वेश्चन बनेंगे ये भी मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं परिभ्रमण काल क्या है। देखिए, यदि मैं ये कहता हूं कि सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं सभी अनेक अनेक पिंड, जिन्हें मैं आपको बता चुका हूं कि वे ग्रह कहलाते हैं। अब एक ग्रह यदि हम ये लेते हैं, सबसे अंदर की तरफ है बुध। बुध जो है वह सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा, यही समय जो होगा वह बुध के लिए परिभ्रमण काल होगा। इसी प्रकार से सभी ग्रह, अब मैं परिभाषा के स्वरूप में बता देता हूं कि एक पिंड के द्वारा किसी अन्य पिंड या सूर्य का चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वह काल या वह समय परिभ्रमण काल कहलाता है। अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेंगे? तो देखिए, बुध की यदि हम बात करें, फिर हम जियोग्राफी जब पढ़ेंगे तो डिटेल में इसे बताऊंगा। सिर्फ अभी रफली बता देता हूं, बुध के लिए जो होता है वो 88 डेज होता है, यानी 88 दिन लगते हैं बुध को सूर्य की परिक्रमा करने के लिए। इसी प्रकार से यदि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की यदि हम बात करें तो पृथ्वी को हम सभी जानते हैं 365 दिन जो हैं वह लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने के लिए। रफली ये 365 हम जानते हैं। तो प्रश्न आता है पृथ्वी के उपग्रह पर यानी कि चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर प्रश्न क्या बनेगा? तो चंद्रमा पर आया हुआ प्रश्न है कि चंद्रमा का परिभ्रमण काल क्या होता है, या फिर ये हम कहें कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो यहाँ पर प्रश्न का आंसर होता है 27.3 दिन। याद रखिएगा 27.3 दिन चंद्रमा का परिभ्रमण काल है। एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। दूसरी बात, एक रिलेटेड क्वेश्चन इसी से बनता है कि यहाँ पर शेक क्या होता है। तो ये एक यूनिट होती है, याद रखिएगा, मापन के चैप्टर में मैं अच्छे से समझा चुका हूं। शेक जो होता है वह यूनिट होती है। शेक का मतलब होता है 27.3 दिन, यानी कि चंद्रमा का परिभ्रमण काल जो होता है उसे एक शेक के द्वारा दर्शाया जाता है या कहा जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया परिभ्रमण काल क्या होता है। आगे अगले पॉइंट को समझते हैं। अब देखिए, अगली परिभाषा को हम पढ़ते हैं जो कि है कक्षीय चाल। तो ये कक्षीय चाल क्या होती है इसे हम समझ लेते हैं। तो कक्षीय चाल समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। वो उदाहरण क्या है? देखिए, यहां पर यदि मैं कहूं कि एक छोटा सा यहाँ पर चुंबक का टुकड़ा है, यह चुंबक जो है जब यहाँ पर रखी जाएगी तो इसका एक कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में मैं आपको यदि ये कहूं कि एक लोहे के टुकड़े को आप इस चुंबकीय क्षेत्र के बाहर रखिए तो क्या होगा? उस लोहे के टुकड़े पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि उस लोहे के टुकड़े को मैं जस्ट उस जगह पर ला करके छोड़ देता हूं जहां से उसका चुंबकीय क्षेत्र चालू हो रहा है, तब इस बात को महसूस करने की कोशिश करना है कि ये लोहे का टुकड़ा कहीं ना कहीं एक
आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन महसूस करेगा, लेकिन वह पूरी तरीके से चुंबक की तरफ खींचा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि बस वो बॉर्डर पे है। अब यहां पर मैं यदि इस लोहे के टुकड़े को विपरीत काम करवाता हूं, यानी कि इस लोहे के टुकड़े को चुंबक से बाहर की तरफ फेंकता हूं, तो क्या होगा ये भी आप अनुभव करने की कोशिश करिए। तब अनुभव ये होगा कि इस लोहे के टुकड़े को इस चुंबक से दूर ले जाने पर होगा ये कि वो बार बार उसी की तरफ आकर्षित होगा। और यही काम होता है पृथ्वी पर भी। पृथ्वी पर उसे हम एक नया नाम दे देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये रही पृथ्वी और इस पृष्ठ पर यानी कि इस भूपृष्ठ पर हम स्थित हैं। अब इस भूपृष्ठ से यदि हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह वापस धरती पर आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ये चुंबक अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, उसी प्रकार से पृथ्वी भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, जिसे हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। इस गुरुत्वीय बल का एक निश्चित क्षेत्र होता है। इस निश्चित क्षेत्र की यदि हम बात करें तो ये मैंने जो लाइन खींची है बाहर की तरफ, इसे आप समझ लीजिए कि ये पृथ्वी का वह लिमिटिंग गुरुत्वीय क्षेत्र है। यानी इस लाइन के बाहर यदि कोई पिंड होगा तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा पृथ्वी के आकर्षण बल का। लेकिन यदि वह इस लाइन पर है, तब इस लाइन पर आने पर वह कुछ अनुभव करेगा और कुछ नहीं भी करेगा, यानी कि वह यहां जाकर के कहीं ना कहीं अटक जाएगा। अब बात करते हैं कक्षीय चाल की कि होती क्या है। कक्षीय चाल की यदि हम बात करें तो हम किसी पिंड को, यहां तक नहीं, हम किसी पिंड को पृष्ठ से इतने रफ्तार से छोड़ना चाहते हैं कि वह इस जगह पर जाकर के अटक जाए। ये बात आपको समझ लेनी है। अब देखिए यहां पर हम कर क्या रहे हैं, पृष्ठ से उस पिंड को, जिसे हम सैटेलाइट कह सकते हैं, उस सैटेलाइट को हम छोड़ रहे हैं इस पृष्ठ से। हमें उसमें उतनी चाल देनी होगी कि वह इस जगह तक पहुंच जाए। अब मैं आपको कक्षीय चाल की परिभाषा समझा देता हूं कि वह चाल जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से छोड़ा जाए ताकि वह एक निश्चित कक्षा में जाकर के पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे, तो उस चाल को हम कक्षीय चाल कहेंगे। ये बात आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। फिर से मैं एक बार समझा दूं, किसी पिंड को इतनी चाल से फेंका जाए कि वह पृथ्वी की एक निश्चित कक्षा में जाकर के परिक्रमा करने लगे, उस चाल को हम कक्षीय चाल कहते हैं। अब ये तो मैंने आपको परिभाषा बता दी और समझा दिया कि आखिर ऐसा हमें क्यों करना पड़ेगा। दूसरी बात, अब कक्षीय चाल से संबंधित प्रश्न क्या आएंगे? तो पहला तो प्रश्न पृथ्वी पर ही बनेगा कि यदि मुझे किसी पिंड को कक्षीय तक पहुंचाना है तो मुझे कितनी चाल से उसे फेंकना पड़ेगा, यानी कि उसे कितनी चाल से मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी के लिए कक्षीय चाल जो होगी वह चाल होगी 7.35 से 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, मात्रक बहुत परेशान करते हैं। मैंने कहा 7.35, बहुत सारी एग्जाम्स में वेरी होता रहता है ये नंबर, इसीलिए मैंने आपको ये नंबर दोनों दे दिए। 7.35 से 7.9 यूनिट का याद रखना है, किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ प्रति एक सेकेंड में 7.9 किलोमीटर दूरी तय करवानी होगी हमें सैटेलाइट को, तभी वह इस कक्षा तक पहुंचेगा। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि कक्षीय चाल क्या होती है। अब ये तो मैंने आपको पृथ्वी के लिए आपको ये पूरा डिटेल बता दिया। अब इस पर आधारित यानी कि कक्षीय चाल पर आधारित एक इक्वेशन आती है जिस पर प्रश्न बनता है, तो वो इक्वेशन हम समझ लेते हैं। तो वो होती है VO यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी। कक्षा को हम ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट स्मॉल g कैपिटल R इक्वल्स टू अंडर रूट कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल h। देखिए ये जो इक्वेशन लिखी है इस पर आधारित प्रश्न बनेंगे, और प्रश्न क्या बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। इस इक्वेशन को नोट डाउन कर लेना है कॉपी में। देखिए प्रश्न क्या बनेगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय चाल किन पर निर्भर करती है और किन पर निर्भर नहीं करती। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि सारी चीजें क्या है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। जी क्या है, यहां पर मैं इसे मिटा रहा हूं। देखिए जी क्या है, जी है गुरुत्वीय त्वरण, किसके लिए, पृथ्वी के लिए। आर क्या है, यहां पर
कैपिटल आर यहां पर है पृथ्वी की त्रिज्या। अगली परिभाषा कैपिटल जी क्या है? कैपिटल जी है यहां पर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगली जो चीज है वो यहां पर हो गई कैपिटल एम। क्या है? कैपिटल एम है यहां पर पृथ्वी का द्रव्यमान। और अंतिम चीज यहां पर मिटा नहीं रहा हूं, सिर्फ यहीं पर लिख देता हूं, यहां पर स्मॉल एच जो है वो धरातल से ऊंचाई, ये मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान से समझिए, यहां पर प्रश्न क्या बनता है, कक्षीय चाल किन चीजों पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए आ सकता है गुरुत्वीय त्वरण, इस पर निर्भर करेगी क्योंकि इक्वेशन में जी आ रहा है। पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करेगी, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक पर निर्भर करेगी कक्षीय चाल, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करेगी, यदि पृथ्वी नहीं है कोई और पिंड है तो उस पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करेगी। एच यानी धरातल से ऊंचाई, धरातल से जितनी ऊंचाई पर जाना है वह भी निर्भर करेगा। तो ये सारी चीजें निर्भरता वाली हो गई। एक प्रश्न आएगा कि कक्षीय चाल किस चीज पर निर्भर नहीं करती, इस बात को आपको याद रखना है, नहीं करती। अब देखिए यहां पर मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो ऑप्शन में आता है वो होता है स्मॉल एम, यानी कि स्मॉल एम होता है पिंड का द्रव्यमान। अब यहां पर ध्यान से समझिए, किस चीज पर निर्भर नहीं करेगी? स्मॉल एम पर, यानी जिस पिंड को, जिस सैटेलाइट को आप कक्षीय चाल तक ले जाना चाहते हैं उसके द्रव्यमान पर कक्षीय चाल निर्भर नहीं करती। छोटा सैटेलाइट हो, बड़ा सैटेलाइट हो, बहुत बहुत बड़ा सैटेलाइट हो, कक्षीय चाल उस पर निर्भर नहीं करेगी बल्कि इन पैरामीटर्स पे निर्भर करेगी। तो इनको अच्छे तरीके से नोट डाउन करके याद कर लेना है आपको। आगे बढ़ते हैं, यहां पर मैंने आपको कक्षीय चाल समझा दिया डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली परिभाषा को हम पढ़ते हैं, वह है पलायन वेग। अब पलायन वेग क्या होता है ये समझ लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कक्षीय चाल क्या होती है। ये रही पृथ्वी, ये रहा पृष्ठ। इस पृष्ठ से हम किसी पिंड को इतनी रफ्तार से फेंकें कि वह किसी एक निश्चित कक्षा में अटक जाए और पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे, ऐसी चाल को हम कक्षीय चाल कहते हैं। अब पलायन वेग क्या होता है ध्यान से समझिए। यदि मैंने आपसे कहा कि पृथ्वी के लिए कक्षीय चाल का मान 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यदि मैं इससे ज्यादा रफ्तार से या इससे भी तेज रफ्तार से यदि किसी पिंड को फेंक दूं तो क्या होगा? तब यहां पर परिभाषा आती है पलायन वेग की, यानी कि किसी पिंड को पृथ्वी के धरातल से इतने वेग से फेंका जाए कि वह पृथ्वी पर वापस लौट कर ना आए बल्कि अंतरिक्ष में कहीं चला जाए, यानी कि यह मान 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा होगा। अब ये मान कितना होगा, क्या इसकी जो है भूमिका रहेगी, क्या क्या प्रश्न बनेंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए पलायन वेग की परिभाषा मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग वीडियो में सुन करके इसे लिख लीजिएगा। वह वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी के धरातल से फेंका जाए ताकि वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर बाहर की तरफ अंतरिक्ष में चला जाए, इसे हम पलायन वेग कहेंगे, या इस वेग के मान को पलायन वेग कहेंगे पृथ्वी के लिए। अब यहां पर मैंने आपको परिभाषा तो यहां पर मैंने बता दी है। अब इसके बाद में इससे भी संबंधित एक इक्वेशन आती है जिस पर प्रश्न बनते हैं। तो वह इक्वेशन क्या होती है? वीई, ई यानी एस्केप, इसे इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2gr इक्वल्स टू √कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। अब यहां पर मैंने आपको इक्वेशन जो बता दी है, इस इक्वेशन से प्रश्न क्या आएंगे ये मैं आपको बता देता हूं। तो ध्यान से समझिए, पहली बात जो चीजों पर निर्भर होगी, अब मैं फिर से लिख के, अब देखिए मैं ध्यान से समझिए, मैं लिख के नहीं बताऊंगा सारी चीजों को। स्मॉल g, कैपिटल R, कैपिटल G, कैपिटल M, इन चीजों पर निर्भर करेगा पलायन वेग का मान, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय त्वरण पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक पर और पृथ्वी के द्रव्यमान पर यह निर्भर करेगा।
पृथ्वी नहीं हो, कोई और पिंड हो, तो आप उनके लिए मान ले सकते हैं। किस पर निर्भर नहीं करेगा, फिर से वही वाली बात है, स्मॉल m यानी कि पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता पलायन वेग। अब यहां पर पहला प्रश्न तो मैंने ये बता दिया किस पे निर्भर करेगा, किस पे निर्भर नहीं करेगा। दूसरी बात बता देता हूं, इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को आप देखने की कोशिश करिए। ये इक्वेशन क्या है, √2gr। आप भूल गए होंगे, लेकिन कक्षीय चाल का जो इक्वेशन था उसको यदि आप रिवाइंड करके देखेंगे, आपने कॉपी में लिख लिया होगा, तो वो क्या था, वो यहां पर मैं आपको लिख के बता देता हूं। वह था VO = √gr। अब देखिए एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में अंतर क्या है, सिर्फ इस 2 का। यही प्रश्न बनता है पहला प्रश्न। अब यहां पर एक प्रश्न क्या बनेगा कि यहां पर यदि मैं ये लिखूं कि VE एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 × √gr, ऐसा मैं लिख सकता हूं। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि √gr जो है उसकी जगह मैं VO लिख सकता हूं, यानी एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ VO यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये बन गया एक और क्वेश्चन। प्रश्न क्या बनता है, इसी से 3 से 4 प्रकार के प्रश्न शब्दों को घुमा घुमा के बना दिए जाएंगे। पहला प्रश्न कि पलायन वेग जो होता है वो कक्षीय चाल का कितना गुना होता है, वो करणी 2 गुना होता है। दूसरा प्रश्न, इसी को बटे में ले आया जाएगा, प्रश्न बन जाएगा VE/VO इज इक्वल टू √2। प्रश्न क्या बन गया, प्रश्न बन गया कि पलायन वेग और कक्षीय चाल का अनुपात क्या होता है, तो वो होता है करणी 2। इसे फिर घुमा दीजिए, एक और प्रश्न बन जाएगा। ये मैं आपको यहां पर लिख के बता देता हूं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी VO/VE इज इक्वल टू 1/√2। ये अगली इक्वेशन बन गई। अगला प्रश्न बन गया कि यदि हम ये कहें कि कक्षीय चाल और पलायन वेग का अनुपात क्या होता है, तो वो होता है 1/करणी 2। तो देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न बन गए एक ही इक्वेशन से, और यही साइंस होता है। यदि हम स्ट्रेटेजिकली नहीं पढ़ेंगे, तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तो 1 लाइनर से साइंस में आंसर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।